जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग जनरल साइंस केमिस्ट्री शुरू करेंगे और केमिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर होगा एटॉमिक थ्योरी। बहुत इजीली एक्सप्लेन किया गया है एटॉमिक थ्योरी के बारे में। एटॉमिक थ्योरी कहाँ कहाँ से आई, किन किन लोगों ने एटॉमिक थ्योरी दी, क्या क्या उनकी ड्रॉबैक्स थे, क्या क्या उनमें डिफेक्ट्स थे। उसके बाद कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में बात करेंगे। और फाइनली फिर हम लोग इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हमारे कंसेप्ट टेस्टिंग में काम आते हैं और हमें बताते हैं कि एक्चुअली हमारी प्रिपरेशन किस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग देखते हैं अपनी एटॉमिक थ्योरी। साथियों, हम एटॉमिक थ्योरी की शुरुआत करेंगे कणाद ऋषि से, क्योंकि तब साइंस नहीं था, तब सिर्फ फिलॉसफी थी। और ये फिलॉसफी बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, डेमोक्रिटस से भी पहले, जिन्होंने एटम का कॉन्सेप्ट दिया था, ग्रीक के साइंटिस्ट थे, उनसे भी पहले हमारे कणाद ऋषि थे, जिन्होंने वैशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी ओरिजिनेट की थी। ठीक है, वैशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इनका कहना था कि हर मैटर में एक चीज़ होती है, छोटी चीज़ होती है, जो कि सब डिवाइडेड नहीं हो सकती है। ठीक है, उसका सब डिवीजन नहीं हो सकता है। इसको इन्होंने बोला था परमाणु। ठीक है, वो परमाणु जो मूवी बनी है वो इसी पे बनी है। ठीक है, वो मतलब इस फिलॉसफी पे नहीं बनी है, पर परमाणु जो बनी है वो एटम पे बनी है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, तो ये पहली बार कणद ऋषि जो थे, कश्यप जिनको जाना जाता था, कणद ऑल्सो नोन एज कश्यप उलूका कानाभुक, ठीक है, was an Indian natural scientist and philosopher who founded वैशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। ठीक है, इंडियन फिलोसफी में हम देखते हैं कि 6 फिलोसफीज हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? एक है उसमें योग पतन योग है, न्याय है, वैशेषिका है, योग है, और कौन सी है? एक चारवाक की फिलॉसफी है, और दो, एक बुद्धिस्ट है, एक जैन फिलॉसफी है, और दो फिलॉसफी कौन सी है? और वेदांत फिलॉसफी है ना। तो ये कुछ 6-7 फिलॉसफीज हम देखते हैं। उसमें से एक मटेरियलिस्ट फिलॉसफी होती है, मतलब एटॉमिक फिलॉसफी जो होती है। मटेरियलिस्ट तो चारवाक की हो गई, एटॉमिक फिलॉसफी की जो बात करते हैं वो कणाद ऋषि करते हैं। ठीक ठीक है, ऋषि कणाद ने बोला था, क्या बोला था इन्होंने, कि सारी की सारी चीज़ें जो पदार्थ है दुनिया में, उनको डिवाइड किया जा सकता है, पर एक टाइम आएगा, एक एक लेयर आएगी या एक लेवल आएगा जिसके बाद कुछ भी डिवाइडेड नहीं होगा। तो जब वो लेवल आ जाए कि तब कुछ डिवाइड नहीं हो सकता, तो उसको कहा गया परमाणु। ठीक है, उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया परमाणु। एस्टिमेट टू हैव लिव समटाइम्स बिटवीन 6th century to 2nd century BC। वही जब महाजनपद का टाइम था हमारे यहाँ, तब कणाद ऋषि की वैशेषिका फिलोसफी आई थी। ही इज नोन फॉर डेवलपिंग द फाउंडेशन ऑफ एन एटोमिस्टिक अप्रोच ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कोई भी सत्ता नहीं है इस ब्रह्मांड की। इस ब्रह्मांड की जो सत्ता है वो है एटम्स या परमाणु, जो कि सब डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ही सजेस्टेड दैट एवरीथिंग कैन बी डिवाइडेड, बट दिस सब डिविजन कैन नॉट गो ऑन forever, and there must be smallest entity that cannot be divided, that are eternal, that aggregate in different ways to yield complex substances and bodies with unique identity, a process that involves heat, and this is the basis for all material existence। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि कणाद ऋषि ने बोला था, ऋषि कणाद जी ने बोला था कि सारी चीज़ें जो दुनिया में दिख रही हैं आपको, प्रकृति पदार्थ जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं आपको, वो सारी डिवाइड की जा सकती हैं, विभाजित की जा सकती हैं, पर एक समय आएगा कि ये विभाजन होना बंद हो जाएगा और एक ही चीज़ बचेगी, एक ही चीज़ बचेगी, एक ही चीज़ जो होगी, उनको उन्होंने उस चीज़ को नाम दिया परमाणु। परमाणु नाम दिया। ठीक है, परमाणु नाम दिया। ठीक है, परमाणु नाम दिया। और बोला कि जब परमाणु आपस में मिल जाते हैं, आपस में ढेर सारे परमाणु मिल जाते हैं, तभी ये सब हम नेचुरल, जो भी नेचुरल फिनोमिनन्स हैं, या जो हम माउंटेन्स देखते हैं, सीज देखते हैं, ह्यूमन बींग्स देखते हैं, ये सारे जो निकले हैं, ये सब एटम्स के एग्रीगेशन से निकले हैं। ठीक है, जो कि यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी बॉडी को, और मटेरियल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो ब्रह्म की सत्ता थी उसको हटा के, उसको नकारात्मक पहलू देके ये माना था कि जो असली सत्ता है दुनिया में वो है एटम्स, वो है परमाणु, क्योंकि उन्हीं से सब मिलके बने हैं और उन्हीं में सब विलीन हो जाएंगे। तो इन्होंने परमाणु को परम सत्य माना था। ये होती है वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलोसफी, वैशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी हो गई। किसने इसको ओरिजिनेट की थी? तो इनके फाउंडर थे, इनके ज्ञाता थे ऋषि कणाद। ठीक है, ऋषि कणाद ने ये बताया था कि
सारी की सारी चीज़ें जो दुनिया में हमें इर्द गिर्द दिख रही हैं उनको विभाजित किया जा सकता है, पर एक समय के बाद विभाजन होना बंद हो जाएगा और जब वो समय आएगा, जब वो लेवल आएगा तो उसको कहा जाएगा उस चीज़ का, जिस चीज़ का आगे विभाजन नहीं हो सकता उस चीज़ को कहा जाएगा परमाणु। तो परमाणु क्या है? परमाणु हमारे जीवन का स्रोत है, ठीक है। लाइफ का क्या है? लाइफ का सोर्स है। सोर्स ऑफ लाइफ इज परमाणु एज पर वैशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं परमाणु, जो अभी हम लोग मॉडर्न परमाणु या मॉडर्न एटम्स को जानते हैं। तो ये एटम्स होते हैं, ठीक है। ये बीच में न्यूक्लियस होता है, केंद्र, ठीक है। ये बीच में केंद्र होता है। एक बार देख लेते हैं, ये केंद्र हो गया बीच में, ठीक है। केंद्र के अंदर कौन कौन है? केंद्र के अंदर प्रोटॉन है, ठीक है। केंद्र के अंदर याद रखिएगा प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो केंद्र के अंदर है, ये दोनों केंद्र के अंदर है। जो इलेक्ट्रॉन है वो केंद्र के इर्द गिर्द घूम रहा है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये ब्लैक ब्लैक बॉल्स जो है ये चक्कर लगा रहे हैं किसके? बीच में न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? तो न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी के बारे में देखा, कणाद ऋषि की जो भी अपनी धारणा थी वो देखी, साथ ही साथ हमने मॉडर्न एटम का भी एक हल्का सा ओवरव्यू ले लिया कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि सराउंडेड होते हैं किससे? इलेक्ट्रॉन से, जो उनमें मूव करते रहते हैं। तो अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से आएंगे। इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आना है, कोई भी बहुत टेक्निकल या टिपिकल चीज़ नहीं है। सिंपल सी चीज़ें पूछते हैं, हम लोग उनके बारे में आगे पढ़ लेंगे और आराम से क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसा कि हम करते आए हैं। पहले हम अपनी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग करते हैं चैप्टर के माध्यम से, उसके बाद उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम टेस्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो अभी हमने ऋषि कणाद की वैशेषिका फिलॉसफी देखी थी, जिनमें उन्होंने माना था कि परमाणु ही जो है जीवन का स्रोत है, ठीक है। उसके बहुत हजार साल बाद बीत गए, तब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई 19वीं सेंचुरी में, ठीक है। डाल्टन साहब की एटॉमिक थ्योरी आई 19वीं सेंचुरी में। ये मोटा मोटी यही बात बोली थी इन्होंने जो ऋषि कणाद जी बोल के गए थे। देख लेते हैं क्या क्या बोला था इन्होंने। तो इन्होंने बोला था कि ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। जैसा कि किसने बोला था? ऋषि कणाद जी ने बोला था कि सारी की सारी जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनमें क्या है? उनमें परमाणु निहित है जो कि इंडिविजिबल है और इनडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। ये भी यही बोल रहे हैं कि सारी की सारी चीजें जो है एटम्स की कंपोज है, जो कि क्या है? इंडिविजिबल है, मतलब आगे डिवाइड नहीं हो सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इनडिस्ट्रक्टिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक बात है। इन्होंने कहा ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ठीक बात है। इन्होंने यही कहा कि जितना, अगर जैसे कॉटन है या मान लीजिए कोई बैट है, मतलब बल्ला है जो जिससे क्रिकेट खेलते हैं, उसके जो एटम्स होंगे वो एकदम सिमिलर होंगे, ठीक है। उनके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सिमिलर होंगे। आपका फ़ोन है, फ़ोन के अंदर जो एटम्स हैं वो एकदम सिमिलर होंगे। तो यही कहना था कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। डिफरेंट एलिमेंट्स have atoms of different size and mass. Obviously जैसा जैसा साइज होगा, जैसा जैसा मास होगा, वैसे वैसे ही एटम्स होंगे। Atoms are neither created nor could be destroyed. This implies that during chemical reactions no atoms are created or destroyed, ठीक है। कोई भी एटम्स क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किए जाते हैं, जस्ट लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। यही बात कणाद ऋषि ने कही थी कि परमाणु जो होते हैं वो ढेर सारे परमाणुओं से मिलकर एक कई नई चीज़ों को जन्म देते हैं, यूनिक आइडेंटिटी को प्रोवाइड करते हैं, यूनिक आइडेंटिटी एस्क्राइब करते हैं दूसरी चीज़ों में, कैसे? आपस में इकट्ठा होके एग्रीगेट होके, ठीक है। तो इनका भी यही कहना है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड्स रिजल्ट फ्रॉम रीअरेंजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात हुई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, और कणाद ऋषि ने मोटे मोटा एकदम सिमिलर बातें ही की है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इनका ड्रॉबैक क्या था। तो इनका ड्रॉबैक यही था जो हमने देखा अभी, कि एटम्स जो थे अभी तक तो इंडिविजिबल थे, पर अभी हमने देखा एटम के अंदर क्या था? एटम और सब डिवाइडेड हो गया। एटम के अंदर था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे थे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सबसे बड़ी एटॉमिक थ्योरी की, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक था। इसीलिए हमने आपको पहले ही एटम का एक ओवरव्यू दे दिया था, ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअली में चल क्या रहा था, ठीक है।
है। तो ड्रॉबैक यही था। ड्रॉबैक क्या था? दैट इन्होंने बोला था, डाल्टन ने बोला था कि एटम्स को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है। बट अभी हमने देखा कुछ रीसेंट डिस्कवरीज हुई थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स यूज हुए थे। इससे क्या पता चलता है कि एटम जो था, एटम और डिविजिबल है किसमें किसमें? इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है एटम इज द टाइनीएस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं करते हैं, वो एटम करते हैं। ठीक है, एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है वो तो करते हैं, पर इन सिंक करते हैं या मिलके करते हैं, कोई अलग अलग नहीं करता है। तो हमें ये याद रखना होगा कि एटम जो है वो टिनियस पार्टिकल है, सबसे माइन्यूट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एटॉमिक थ्योरी के बारे में देख लिया। किसकी किसकी? हमने वैशेषिका की, ऋषि कणाद जी की थ्योरी देखी और डाल्टन साहब की एटॉमिक थ्योरी के बारे में देखा। साथ ही साथ हमने एटम का एक ओवरव्यू ले लिया कि एटम के बीच में क्या है। एटम सब डिविजिबल है किसमें किसमें? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द के कौन घूम रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब हम लोग डिटेल में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बात कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारी एटॉमिक थ्योरी जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कुछ और चीज़ें होंगी, जैसे एटॉमिक साइज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोटेंशियल क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सारी बातें हम लोग आगे करेंगे। पर उससे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते क्या हैं। अब हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग ने एटम के बारे में पढ़ा। एटम क्या था? अभी तक माना जाता था, ऋषि कणाद जी ने और डाल्टन ने माना था कि एटम क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल है और इनडिविजिबल है। पर रिसेंट डिस्कवरी से पता चला कि एटम को सब डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। अब जो सब डिवाइडेड पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हल्का सा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, पूरे इलेक्ट्रॉन की जो बातें हैं उनसे देखने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो सिर्फ येलो में हाईलाइटेड है आप उन्हीं पे ध्यान दीजिएगा, बाकी सब आप लेट गो करिए, बाकी सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ उस पर ध्यान दीजिएगा जो येलो हाईलाइटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, इसका जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करता है ये निगेटिव चार्ज कैरी करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये निगेटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज कैरी करता है, इसका क्या मतलब है? इसका जो चार्ज है वो माइनस में होता है, -1.6022 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलॉम्स। ठीक है, इसका ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखिए नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो इससे आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव में होता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट कैन ईदर बी फ्री, या तो इलेक्ट्रॉन फ्री घूम सकते हैं, नॉट अटैच टू एनी एटम, और बाउंड टू ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, या तो ये फ्री घूम सकते हैं या तो ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चारों तरफ चक्कर लगा सकते हैं, पर कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ किसकी जगह है? प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के लिए कोई जगह नहीं है, तो आपको इस बात को याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम एग्जिस्ट इन स्फेरिकल सेल्स ऑफ वेरियस रेडियाई रिप्रेजेंटिंग एनर्जी लेवल्स। ठीक है, अब कैसे ये रहते हैं इनका भी देख लिया जाए। तो ये होता है न्यूक्लियस हमारा, और इसके इर्द गिर्द होते हैं शेल्स। ठीक है, इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं? न्यूक्लियस के शेल्स होते हैं। ठीक है, इस शेल्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, और इसके चारों तरफ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चारों तरफ घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स किस बेसिस पे रहते हैं? तो अपनी एनर्जी के बेसिस पे रहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एनर्जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एनर्जी के बेसिस पे रहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये घूम रहे हैं एज पर देयर एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखते हैं हम लोग क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स इन एटम एग्जिस्ट इन स्फेरिकल सेल्स ऑफ वेरियस रेडियाई, इनके रेडियाई अलग अलग होते हैं, हम देख पा रहे होंगे, रिप्रेजेंटिंग एनर्जी लेवल्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी लेवल्स को। ठीक है, इनका एनर्जी लेवल क्या है? ये रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल आपको नहीं देखना है, मास हम लोग ने नहीं देखना है इतना ज़्यादा। ठीक है, डिस्कवरी देख लेनी है किसने की है, तो जे थॉमसन साहब ने 1897 में इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, तभी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन्होंने डिसअप्रूव करवा दी थी कि भैया देखो जो डाल्टन साहब बोल रहे थे गलत बोल रहे हैं, एटम तो सब डिवाइड हो गया, हमने एटम का इलेक्ट्रॉन ढूंढ लिया जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है
कि जिसने ढूंढा था उनका क्या नाम है, जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज है। इसका चार्ज कितना होता है, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या तो ये फ्री रहते हैं या तो किसी न्यूक्लियस से अटैच रहते हैं। ये स्पेरिकल शेल्स में रहते हैं जो कि रेडियाई की अलग अलग रेडियाई की होती हैं, जिनका रेडियस अलग अलग होता है। रेडियस क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करता है। और इलेक्ट्रॉन को ढूंढा किसने है, तो इलेक्ट्रॉन को ढूंढा है जे थॉमसन ने 1897 में। इलेक्ट्रॉन्स को देखने के बाद जो हम सब एटॉमिक पार्टिकल में बात करेंगे वो है प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब कोई निगेटिवली चार्ज है तो कोई पॉजिटिवली चार्ज भी होगा, तभी तो बैलेंस आउट होगा। तो ये साहब, ये जो प्रोटॉन साहब हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो कि बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इनका चार्ज जो होता है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब इनका चार्ज कितना होगा, +1.6022 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इनका चार्ज ये होता है। एटॉमिक मास आप देख सकते हैं हल्का सा, और वेट भी देख लीजिएगा। हालांकि इतना कभी पूछा गया नहीं है, तो थोड़ा सा आप इसको हल्के में देख के ओवरव्यू लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, डिस्कवरी देखते हैं। डिस्कवरी बहुत बार पूछा गया है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था एज एनोड रेज। ठीक है, इनको एनोड रेज के तौर पे डिस्कवर किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है यही पूछ ले आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वॉज डिस्कवर्ड एज एनोड रेज। तो आपको याद रखना है, प्रोटॉन को पहले एनोड रेज की तरह डिस्कवर किया गया था और फिर ठीक से आइडेंटिफाई और नामकरण किया गया था रदरफोर्ड द्वारा। ठीक है, तो रदरफोर्ड साहब ने 1919 में क्या किया था, पहले पहचाना था प्रोटॉन को और फिर इनका नामकरण संस्कार किया था। ठीक है, प्रोटॉन का नामकरण संस्कार किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। ढूंढा किसने था, ढूंढा था गोल्डस्टीन ने। ठीक है, नोट लिखा है यहाँ पे, देख लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम विद एन इक्वल चार्ज ऑफ ऑपोजिट नेचर, हेंस एटम इज न्यूट्रल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एटम न्यूट्रल कैसे हुआ, जितने प्रोटॉन हैं नेगेटिव पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, क्योंकि एटम की ये प्रॉपर्टी है कि एटम न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे न्यूट्रॉन भी तो है, उसका क्या, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यूट्रल है। ठीक है, पॉजिटिव कौन है, पॉजिटिव है प्रोटॉन। नेगेटिव कौन है, नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन। तो जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। यहाँ हम लोग न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो अभी हमने प्रोटॉन के बारे में देखा, इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन को किसने ढूंढा था, तो इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन साहब ने ढूंढा था। थॉमसन साहब ने ढूंढा था, टी यहाँ पे TH लिख देते हैं, थॉमसन। ठीक है, प्रोटॉन को किसने ढूंढा था, प्रोटॉन को वैसे तो ढूंढा था गोल्डस्टीन ने, लेकिन नामकरण संस्कार किया था रदरफोर्ड नाम के पंडित जी ने। ठीक है, रदरफोर्ड नाम के पंडित जी ने इनका नामकरण संस्कार किया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। अब आते हैं न्यूट्रॉन पे। ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये क्या है, ये तटस्थ है, न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल, सो इट्स नेम इज न्यूट्रॉन। ठीक है, ये न्यूट्रॉन जैसे है। ठीक है, ये न्यूट्रॉन जैसे है। इट मास इज स्लाइटली लार्जर देन ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1.0087 AMU। अब यहाँ पे देख लेते हैं इनकी डिस्कवरी किसने की थी, तो ये इनको ढूंढा था जेम्स चैडविक साहब ने। ठीक है, जेम्स चैडविक साहब ने इनको ढूंढा था। ठीक है, जेम्स चैडविक साहब ने इनको ढूंढा था। ठीक है, जेम्स चैडविक साहब ने इनको ढूंढा था। अब देख लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज प्रिसाइजली एज 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो हल्का से याद रखिएगा, इसका कुछ खास एप्लीकेशन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस देख लेते हैं। ये हमने आपको इसीलिए सबसे पहले ही ओवरव्यू में बता दिया था कि एटम्स क्या होते हैं। एटम्स एक डेंस रीजन होते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं और उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में कुछ बातें। न्यूक्लियस इज स्मॉल dense region consisting of protons and neutrons at the center of an atom. The proton and neutron jointly called nucleon. ठीक है, कभी आप न्यूक्लियन वर्ड देखेगा तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक
ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। न्यूक्लियस का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन की डिस्कवरी किसने की थी, न्यूक्लियॉन की डिस्कवरी की गई थी एर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा, जिन्होंने प्रोटॉन का नामकरण संस्कार किया था, ठीक है, जिन साहब ने प्रोटॉन का नामकरण संस्कार किया था उन्होंने न्यूक्लियस को खोजा था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इन 1911 बेस्ड ऑन जाइगर मार्स्टेन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। 1909 में इन्होंने एक गोल्ड एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इनको ये पता चला कि न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियर फोर्स। इनके आगे जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में लगे रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ बंधे रहते हैं, तो उनके बीच का फोर्स क्या होता है, उनके बीच की फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। उनके बीच का जो प्यार का बंधन होता है वो न्यूक्लियर फोर्स का होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स का प्यार का बंधन होता है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, मतलब ये न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूक्लियर फोर्स का बंधन है, ठीक है, जन्मों का बंधन है, ठीक है, ये न्यूक्लियर फोर्स है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा एटॉमिक नंबर का, ठीक है। एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन से आपसे एग्जाम में कई सवाल, ढेरों सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो हल्के से बता दें, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमने ये देखा था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर रहेंगे, है ना, क्योंकि एटॉमिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है ना, तो वही होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर वही होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, ठीक है। अब प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होने हैं, तभी तो एटॉमिक न्यूट्रलिटी होगी, ठीक है। तो या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर Z इज कन्वेंशनल सिंबल, पॉसिबली केम फ्रॉम जर्मन वर्ड एटोमाजल विच मीन्स एटॉमिक नंबर, ठीक है, इतना नहीं याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है Z जो है एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, ठीक है। जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर होते हैं। अब क्योंकि क्या होता है, प्रोटॉन्स बराबर होता है इलेक्ट्रॉन्स के, तो कई बार आपको प्रोटॉन्स ना देके इलेक्ट्रॉन्स दिया रहता है क्वेश्चन में और आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो जितने ही प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटॉमिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है, और इसीलिए एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, ईदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। It is a characteristic of chemical element and determines its place in periodic table, ये कोई जरूरी बात नहीं है। The atomic number of each element is certain and constant, ठीक बात है। Atoms of different elements are with different atomic number, ठीक बात है। Atomic number of hydrogen is 1, ये याद रखिएगा, atomic number जो है हाइड्रोजन का 1 होता है। atomic number 1 होने का क्या मतलब है, इनके पास जितने प्रोटॉन हैं वो, ठीक है, प्रोटॉन इनके पास कितने हैं, तो प्रोटॉन इनके पास 1 है, ठीक है, प्रोटॉन इनके पास 1 है, इट मीन्स दैट इट हैज 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, ठीक है, 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, ठीक है, ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन के 1 प्रोटॉन होते हैं, हीलियम के 2 प्रोटॉन होते हैं, इसी तरह चलते 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 सबके अलग अलग प्रोटॉन्स होते जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मास नंबर की। अभी हम लोग ने क्या देखा, अभी हम लोग ने एटॉमिक नंबर देखा, ठीक है। एटम का नंबर किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन पे, ठीक है, प्रोटॉन पे, क्योंकि ये चार्ज कैरी करता है, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसलिए एटम का जो नंबर होता है वो प्रोटॉन पे बेस्ड होता है, ठीक है, ना वो इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड होता है और ना ही इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पे बेस्ड होता है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल पार्टिकल है, उनका कोई खास महत्व नहीं है, ठीक है, जो न्यूट्रल रहते हैं उनका बहुत कम महत्व होता है, ठीक है, जो या तो सच के साथ हैं या तो सच के खिलाफ हैं, दो ही पार्टी होती है, बीच वाला ग्रे एरिया बड़ा मुश्किलात वाला एरिया होता है, ठीक है। तो इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, जैसे न्यूट्रॉन का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इनको क्या माना, इनको एटॉमिक कैरेक्टर के फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो मास नंबर जो होता है या न्यूट्रॉन नंबर जो होता है वो फंडामेंटल कैरेक्टर नहीं माना जाता है किसी भी एलिमेंट का। किसी भी एलिमेंट का फंडामेंटल कैरेक्टर होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं मास नंबर क्या है। तो हमने एटॉमिक नंबर देखा था प्रोटॉन्स, तो न्यूक्लियस में 2 ही पार्टिकल्स हैं, 2 ही सब पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, एक न्यूट्रॉन है। अब हमने प्रोटॉन का तो यूज कर लिया, प्रोटॉन को बड़ा आदमी बना दिया, उसको एटॉमिक नंबर बता दिया कि ये एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूट्रॉन थोड़ा सा दुखी हो गया, ठीक है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा दुखी हो गया, इसलिए साइंटिस्ट लोग एक और कॉन्सेप्ट लेके आ गए मास नंबर का, ठीक है, मास नंबर का कॉन्सेप्ट लेके आ गए। इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा
क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा बेइज्जती होने से कम हो गई और न्यूट्रॉन को थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो मास नंबर जो होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन्स प्लस एटॉमिक नंबर, ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो मास नंबर क्या होता है, मास मतलब क्या होता है, कई चीज़ों का वेट, ठीक है, मास नंबर क्या होता है, कई चीज़ों का वेट। एटॉमिक नंबर देखा था हमने, एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन के वेट, सॉरी प्रोटीन निकल गया मुंह से। मास नंबर मतलब न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन्स प्लस एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो न्यूट्रॉन को बुरा ना लगे, इनकी बेइज्जती ज़्यादा ना लगे इनको, इसलिए न्यूट्रॉन को भी जगह दे दी गई थी, उनके लिए नया कॉन्सेप्ट आ गया मास नंबर, ठीक है। तो लेकिन मास नंबर क्या है, मास नंबर फंडामेंटल कैरेक्टर नहीं है एलिमेंट का। एलिमेंट का जो फंडामेंटल कैरेक्टर है वो है एटॉमिक नंबर, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या बातें लिखी गई हैं। तो एज मास नंबर किससे डिनोट होता है, ए से डिनोट होता है। जेड से क्या डिनोट होता था, जेड से डिनोट होता था एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम न्यूक्लियस इज नोन एज मास नंबर, बिल्कुल सही बात है। इट डिटर्मिन्स द एटॉमिक मास ऑफ एटम्स, ठीक है, ये डिटर्मिन करते हैं एटॉमिक मास कितना है एटम्स का, ठीक है, एटॉमिक मास कितना है एटम्स का। अब मास नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। हमने ये टर्मिनोलॉजी देखी थी, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मास नंबर इज नॉट अ फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि न्यूट्रॉन है बेसिकली कोई रोल नहीं प्ले करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करने में, न्यूट्रल होते हैं, इसलिए जो है मास नंबर को फंडामेंटल कैरेक्टर नहीं माना जाता है। एन एलिमेंट में हैव एटम्स विद डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, तो एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनमें डिफरेंट मास नंबर हो, मतलब जिसमें चेंज इन न्यूट्रॉन्स हो, ठीक है, जिसमें अलग अलग न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, हालांकि प्रोटॉन्स सेम होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं एटॉमिक वेट की। तो जो एटॉमिक वेट होता है, एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, एटम के अंदर मेनली न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किसका किसका होता है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स क्या होता है, ये मास नंबर होता है, ठीक है, ये मास नंबर होता है, ठीक है, ये मास नंबर होता है। तो जो ये मास है यही वेट भी हो जाएगा, ठीक है, यही वेट भी हो जाएगा, जो एटॉमिक मास है वही एटॉमिक वेट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इट्स मास नंबर, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास है वो भी एटॉमिक वेट के ही ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। जैसे आप हैं और आपका दोस्त है, आप प्रोटॉन है, आपका दोस्त न्यूट्रॉन है, दोनों मिलके जितना मास होगा उतना ही ऑलमोस्ट दोनों का वेट भी होगा। तो यही कह रहे हैं कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक वेट इज नियरली इक्वल टू मास नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो मतलब एटॉमिक वेट इज इक्वल टू मास नंबर, मतलब न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कौन से एटम होते हैं या कौन से एलिमेंट होते हैं, द आयंस एंड एटम्स विद एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक हम लोग न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स कोई पूछ ही नहीं रहा था। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। निकाइए आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, आइसो मतलब बराबर, ठीक है, तो बराबर के जो इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करते हैं जो मैटर, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दीज आयंस एंड एटम्स आर सेम, ठीक है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं। जैसे दो एटम, ये जो 2,8 है, 2,8 है, 2,8 है, 2,8 है, ईच आयन एंड एटम विद सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब हमने आपको बताया था न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, किस में घूमते हैं, शेल्स में घूमते हैं, अलग अलग रेडियाई के। अलग अलग रेडियाई क्या बताते हैं, अलग अलग रेडियाई बताते हैं इनका एनर्जी लेवल्स। तो पहले शेल में है 2, अब कॉमा कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर हो गए सबके, ठीक है, एन के एम जी के एफ के, तीनों के क्या हो गए, तीनों चारों के सॉरी चारों के क्या हो गए, चारों के एक ही मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही हो गए, ठीक है, चारों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही हो गए, ठीक है। आपको दिख रहा है ना कैसे इनका अरेंजमेंट हुआ है। इनर शेल में कितने हैं, इनर शेल में 2 हैं, इनर शेल में 2 देख रहे हैं आप, ठीक है। इनर शेल में इनर शेल में आप 2 देख रहे हैं, ठीक है। तो एनी है, जैसे नियॉन है, एनी नियॉन है, नियॉन के इनर शेल में और सोडियम के इनर शेल में दो इलेक्ट्रॉन हैं और आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। उसी तरीके से मैग्नीशियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में हैं और आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी तरीके से देखिए आप
कि आयरन के में ये Fe होगा ना, F कौन सा एलिमेंट होता है, ये Fe होगा, ठीक है, आयरन। मैग्नीज और आयरन के में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर साइड में हैं और आउटर शेल में 2 हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है, हो सकता है इनके प्रोटॉन्स अलग अलग हो, पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाते हैं, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाते हैं। समझ में आया आपको? नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आइसोटोप्स के बारे में। अभी तक हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा था? अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया है, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन्स का मास, जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास। फिर हमने क्या पढ़ा था? प्रोटॉन्स को तो कंसिडर कर लिया, न्यूक्लियस में 2 चीज़ होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स को तो हमने बोल दिया ये इक्वल है एटॉमिक मास के, इनको इतना बड़ा दर्जा दे दिया। तो जो न्यूट्रॉन थे वो गुस्सा आ गए, तो उनको एडजस्ट करने के लिए, उनको मनाने के लिए, वो उनको रिझाने के लिए क्या किया गया, एक अनदर कंसेप्ट आया मास नंबर का, ठीक है, जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक मास को, ठीक है। अब मास नंबर आया, तो मास नंबर किस लिए था? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को मेजर करने के लिए, ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को मेजर करने के लिए, मतलब न्यूक्लियॉन्स को मेजर करने के लिए मास नंबर आया था, ठीक है, मास नंबर आया था। तो अब हमने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात कर ली। बाहर जो घूम रहे थे, घर के बाहर जो घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे इलेक्ट्रॉन, उन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, तो उन पे भी ध्यान दिया गया। तो उनके बारे में क्या बताया गया? उनके बारे में ये बताया गया कि जिन भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनको आइसो इलेक्ट्रिक कहा जाएगा, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक कहा जाएगा। जिनके प्रोटॉन या न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेल्स में सेम होंगे, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला जाएगा। इनमें हमने कई एग्जाम्पल देखे थे, जैसे हमने देखा था नियॉन का एग्जाम्पल, हमने देखा था आयरन का एग्जाम्पल, हमने देखा था मैग्नीशियम का एग्जाम्पल, और हमने देखा था सोडियम का एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ चेंज इन प्रोटॉन्स है या चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाएगी, ठीक है। देख लेते हैं। Isotopes are chemical element, are atoms of chemical element that have same atomic number but different atomic mass, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम होने का क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन नंबर होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो ये क्या कह रहे हैं? आइसोटोप्स कौन से एलिमेंट होते हैं? तो आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो तो सेम रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स अलग हो जाएंगे, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होंगे, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल दिया है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन का। इसमें दिया है, देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सब में एक है, न्यूट्रॉन्स यहाँ पे बदल गए हैं। प्रोटियम में सिर्फ 0 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, 0 न्यूट्रॉन्स, मतलब एटॉमिक मास 1 हो गया, 1 + 0 = 1। ड्यूट्रियम में क्या है? यहाँ पे प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन न्यूट्रॉन 1 है, ठीक है, न्यूट्रॉन भी 1 है, मतलब प्रोटॉन भी 1 है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी 1 है। मास नंबर कितना हो गया? मास नंबर हो गया 2। ट्रिटियम देखें तो इसमें भी प्रोटॉन्स सेम है लेकिन न्यूट्रॉन अलग है, तो मास नंबर अलग हो गया, मास नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो इनका क्या कहना है? आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं सेम एटम के, सेम एलिमेंट के, जिनमें क्या होता है? जिनमें प्रोटॉन्स तो सेम रहते हैं, प्रोटॉन्स तो सेम रहते हैं पर न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो जाते हैं। अब अलग अलग न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे तो एटॉमिक मास भी अलग अलग हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा एनरिच्ड शब्दों में कहा जाता है, थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन में कहा जाता है कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, प्रोटॉन्स तो सेम है, पर क्या अलग है? मास नंबर अलग है। मास नंबर क्यों अलग है? क्योंकि न्यूट्रॉन बहुत उपद्रवी है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। प्रोटॉन देखिए शांति से रहता है एक जगह, तो प्रोटॉन अगर शांति से एक समान है तो वो आइसोटोप होगा, जहाँ पे न्यूट्रॉन उपद्रव मचा रहे हैं वो आइसोटोप होगा, ठीक है। प्रोटॉन सेम, प्रोटॉन शांत से बैठते हैं, और न्यूट्रॉन उपद्रव मचा के कहीं ज़्यादा कहीं कम हो रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं, तो वो एलिमेंट हो जाएगा आइसोटोप एलिमेंट, ठीक है। तो हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स देखे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। इन सब में क्या कॉमन था? तो प्रोटॉन आराम से बैठा हुआ था, शांत एकदम बैठा हुआ था। कौन उछल कूद कर रहा था? तो न्यूट्रॉन उछल कूद कर रहा था। कभी प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन ना रहे और कभी ट्रिटियम में दो दो न्यूट्रॉन हो जाए, तो इस चक्कर में क्या हुआ? इनके प्रोटॉन्स तो सेम रहे, न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो गए और एटॉमिक मास भी अलग अलग हो गया।
जिसके चक्कर में ये लोग आइसोटोप्स कहलाए। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स का मतलब क्या होगा, प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, प्रोटॉन सेम है तो प्रोटॉन्स के न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, तो ये मास नंबर अलग हो जाएगा, इनका मास नंबर। फिर जो दूसरा न्यूट्रॉन, जितने अलग अलग न्यूट्रॉन होंगे उनका अलग अलग मास नंबर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या आइसोटोप्स हैं ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे देखिए 888 जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, नीचे प्रोटॉन दिख रहा है। ठीक है, नीचे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, नीचे एटॉमिक मास रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। ठीक है, नीचे एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, विच इज इक्वल टू प्रोटॉन्स, इज इक्वल टू प्रोटॉन्स। ऊपर क्या किया जाता है, ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है मास नंबर, विच इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ऊपर वाले जो होते हैं वो मास नंबर होते हैं। अब नीचे प्रोटॉन दिया है 8, ठीक है, और मास नंबर दिया है 18, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 18 हो जाए तो 10 जोड़ेंगे, तो इसमें न्यूट्रॉन्स हो गया 10, बीच वाले में न्यूट्रॉन हो गया 9, और सबसे पहले वाले में न्यूट्रॉन हो गया 8, 8 16, हाँ 8, देखा अलग अलग है, एक में 8 है, एक में 9 है, एक में 10 है। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, आपको आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, आइसोबार्स पे आते हैं। रुकिए हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, तब तक आप लोग आइसोबार की डेफिनेशन पढ़ लीजिए, या ऐसा करिए जो पढ़ाया है आपको आइसोटोप के बारे में हल्का सा जल्दी से देखिए, आप 30 सेकंड में रिवाइज कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, रिवीजन का यही आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप 30 सेकंड में जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सब रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपको सब कुछ रिवाइज करना है तो आपको 30 सेकंड में हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं अपने पास, बहुत डायमेंशंस हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो इतनी चीज़ें आप बस पन्ना पलट के बस अपने आप को 30 सेकंड दे एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में और आगे बढ़े। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको सब कुछ रिवाइज करके जाना है तो। अब बढ़ते हैं आइसोबार्स की तरफ। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स अब हम देखते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी हमने आइसोटोप्स देखा था, टोप्स में क्या डिफरेंट होता है, टोप्स में प्रोटॉन सेम रहते हैं, प्रोटॉन सेम रहते हैं, न्यूट्रॉन्स बदल जाते हैं, जिसकी वजह से मास नंबर बदल जाता है। ठीक है, ये हमने देखा था, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार में उल्टा है। ठीक है, आइसोबार में क्या है, अलग अलग प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स सेम है। ठीक है, isobars are atoms of different chemical elements having same number of nucleons। ठीक है, एटॉमिक मास तो सेम है, एटॉमिक मास तो सेम है, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट। मतलब क्या है, प्रोटॉन्स अलग हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स सेम है, प्लस लेकिन प्रोटॉन अलग अलग है। आइसोटोप्स में क्या था, प्रोटॉन सेम थे, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स अलग अलग थे, मतलब न्यूक्लियॉन्स अलग अलग थे। इसमें क्या है, आइसोबार्स में, आइसोबार्स में न्यूक्लियॉन्स सेम है, प्रोटॉन्स अलग अलग है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बस सिंपल है। ठीक है, एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब ये एग्जांपल देख लेते हैं। तो नीचे हमने बताया था आपको, नीचे एटॉमिक मास शो करा जाता है, नीचे एटॉमिक मास रहता है, ऊपर नीचे एटॉमिक वेट रहता है, नीचे एटॉमिक वेट रहता है, नीचे Z रहता है, और ऊपर क्या रहता है, ए रहता है मास नंबर। ठीक है, मास नंबर, जेड क्या होता है, प्रोटॉन्स, तो नीचे प्रोटॉन्स, अब देखिए एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, अलग अलग प्रोटॉन है, और मास नंबर ऊपर रहता है। देखिए मास नंबर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम होगा, और यहाँ पे भी न्यूट्रॉन सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन सेम होगा, और यहाँ पे भी न्यूट्रॉन सेम होगा। ठीक है, तो इसका यही मतलब होता है कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स तो सेम है, लेकिन प्रोटॉन्स अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, the place of isobar is different in different periodic table because their atomic number differs। ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात कर ली। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात कर ली, फिर बच गया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के लिए भी कुछ बात होनी चाहिए। ठीक है, तो जिन डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक बोलते हैं, या आइसोटोन्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोग ने देखा था, आइसो जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने पे आइसो इलेक्ट्रिक बोला जाता है, वैसे ही सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने पे आइसो न्यूट्रॉनिक बोला जाता है, या आइसोटोन्स बोला जाता है। ठीक है, आइसोट्रॉनिक या आइसोट्रॉन्स बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आइसोट्रॉन्स या आइसो न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स। डिफरेंट एलिमेंट्स एटम विद द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोन्यूट्रिक या आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोटोन्स। यहाँ पे देखिए
बोथ हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज 2 न्यूट्रॉन्स। इन दोनों में 2 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है, 1 2 3, 1 से 3 और 2 से 4, मतलब 2 2 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो ऑल विद द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज 16 न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पे भी सेम 7 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया ना कैसे हो रहा है, ठीक है, एक बार फिर से समझा देंगे आप, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है SI, देखते हैं ना, SI वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है SI, नीचे 14 ऊपर 30, नीचे 14 मतलब नीचे क्या है, नीचे प्रोटॉन का मास है, ठीक है, या प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने हैं, 14 है, ठीक है। ऊपर हमने क्या बताया, ऊपर क्या होते हैं, तो ऊपर होते हैं 30, जो दिया है वो क्या दिया है, वो मास नंबर दिया है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये क्या दिया है, ये 30 दिया है, ठीक है, ये 30 दिया है, ठीक है। अब प्रोटॉन्स यहाँ पे हमको पता है प्रोटॉन्स की वैल्यू कितनी है, 14, हम यहाँ पे 14 रखेंगे तो 9 की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी n की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे जाते हैं, p पे। यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, p पे प्रोटॉन है, नंबर ऑफ मतलब एटॉमिक वेट है 15, और जो मास नंबर है 31, मतलब 31 माइनस 15 हो जाएगा न्यूट्रॉन का नंबर, ठीक है। तो ये भी हो गया 16, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी न्यूट्रॉन 16 है, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन 16 है, और अगर हम 32 माइनस 16 कर देंगे तब भी न्यूट्रॉन 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स में क्या है, प्रोटॉन्स अलग अलग हो रहे हैं पर न्यूट्रॉन्स सेम है, ठीक है। तो ये कहलाएंगे आइसोन्यूट्रिक या आइसोटोन्स। अब हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे, क्या होता है ये, और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो नेचुरल फिनोमिनन है, ठीक है, नेचुरल फिनोमिनन है विच अकर्स इन अनस्टेबल एलिमेंट्स, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी किन एलिमेंट्स में होती है, जो कि अनस्टेबल होते हैं, जिनमें स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन वाला कैरेक्टर होता है, ठीक है। तभी तो ये क्या होते हैं, तभी अनस्टेबल हो जाते हैं, तभी स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है और स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है अल्फा बीटा और गामा रेस का, ठीक है। सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, आपको याद रखना है ये अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं और इनके में स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन कैरेक्टर रहता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन मतलब कभी भी ये लोग आपस में विखंडन हो सकता है इनका, कभी भी आपस में बिखर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। अल्फा बीटा गामा आर रेज आर एमिटेड फ्रॉम द एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, दे आर नोन एज रेडियो एक्टिव वेव्स, ठीक है। तो जब ये डिसइंटीग्रेशन होता है तब एमिशन होता है अल्फा बीटा और गामा रेस का, इनको रेडियो एक्टिविटी रेस कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन नॉट अ केमिकल रिएक्शन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत ही ईजी लाइन है, बहुत जल्दी कंफ्यूज किया जा सकता है। रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, ना की केमिकल रिएक्शन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्वेरेल इन यूरेनियम, ठीक है, 1896 में ये डिस्कवर किया गया था हेनरी बेक्वेरेल साहब द्वारा। इसके बाद 1898 ने मारी क्यूरी और उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किया हुआ था, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी किसने ढूंढी थी, रेडियो एक्टिविटी ढूंढी गई थी हेनरी बेक्वेरेल द्वारा, ठीक है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कौन ढूंढा था, तो वो ढूंढे थे मारी क्यूरी और पेरी क्यूरी, ठीक है। फिर 1902 में मारी क्यूरी ने इन्हीं पे काम करते करते क्या किया, इन्होंने रेडियम को डिस्कवर किया फ्रॉम द ओर ऑफ यूरेनियम पिच ब्लेंड, ठीक है। एक और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिस्कवर किया गया यूरेनियम से, उसका नाम था रेडियम। और कहते यही है कि इन्हीं रेडियम के बीच काम करते करते रेडियम की रेडियो एक्टिव जो रेस थी वो इन्होंने इनहेल कर ली थी और इससे इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो जिनके जिनके बीच ये काम करती थी, जिनके लिए ये काम करती थी, उन्होंने ही इनको मार दिया, ठीक है, उन्होंने ही मारी क्यूरी को मार दिया था, ठीक है। देख लीजिए विडंबना यही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात कर ली। अब हम लोग सेपरेटली अल्फा बीटा और गामा रेस के बारे में बात करके ये चैप्टर खत्म करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मूव करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा रेस के बारे में दिया गया है, अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस, ठीक है। अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे बेसिक जो इनका कैरेक्टर है वो नेचर पे डिवीजन किया गया है, ठीक है। इनका जो रेस है अल्फा बीटा गामा रेस, इनका डिवीजन पहले नेचर पे किया गया है, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। अल्फा रेस जो है ये दे आर न्यूक्लियम ऑफ हीलियम, ठीक है, हीलियम की ये न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये हीलियम की न्यूक्लियाई है अल्फा रेस। दीज आर विद 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब 2 प्रोटॉन्स हैं इनके पास, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स का हमने देखा था ना पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 2 यूनिट्स है, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज है इनके पास, ठीक है। इट्स मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, ठीक है। इनका जो मास है वो इक्वल है किसके बराबर, एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम के बराबर। अल्फा रेस का जो मास है वो हीलियम के मास के बराबर है, मतलब इनका जो मास है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
2 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय 2 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, 2 रिप्रेजेंटेड बाय 2 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये अल्फा रेस की बात हो गई। अल्फा रेस में क्या देखा, ये हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, ये हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है अल्फा रेस किसके न्यूक्लियाई हैं, किसके इक्विवेलेंट है, तो हीलियम के इक्विवेलेंट है, कंसिस्टिंग 2 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं गामा रेस की तरफ। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ऑब्वियसली अब एक प्रोटॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। गामा बीटा रेस, सॉरी क्या है, बीटा रेस है इलेक्ट्रॉन्स, दे कैरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है। अल्फा रेस क्या है, अल्फा रेस प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है एंड दे आर इक्विवेलेंट टू न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, ठीक है। बीटा रेस क्या है, बीटा रेस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैरी नेगेटिव चार्ज, ये तो हमें पता ही। गामा रेस क्या है, अब पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, तो गामा रेस क्या है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। गामा रेस आर न्यूट्रल इन नेचर, दीज आर इलेक्ट्रो रेडिएशंस, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। तो हमने नेचर की बात कर ली, अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो थोड़ा धीरे धीरे भागेंगे, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे भागेंगे। जिनके पास चार्ज है भाई, 2 चार्ज है, 2 प्रोटॉन्स है, 2 न्यूक्लियॉन्स है, इतना कहाँ से भाग पाएंगे, इनकी वेलोसिटी थोड़ा सा कम रहेगी। तो वेलोसिटी ऑफ अल्फा रेस इज इक्वल टू 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब 1/10 इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वेलोसिटी की इनकी जो होती है अल्फा रेस की, थोड़ी सी कम होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट से, ठीक है। फिर बीटा रेस के बारे में बात करते हैं। तो बीटा रेस की जो वेलोसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वेलोसिटी है, ठीक है, लाइट की वेलोसिटी से लगभग इक्वल है, एकदम बराबर नहीं है, लगभग इक्वल है, ठीक है। और गामा रेस तो खाली है, न्यूट्रल है, इनके पास ना प्रोटॉन है ना इलेक्ट्रॉन है, तो गमागम भागे रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इनकी जो स्पीड है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है, इसीलिए जो इनकी स्पीड है ये भगाभाग एकदम वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है। ये भी खटाखट भाग जाते हैं, ठीक है, खटाखट ये भी भागते हैं, ठीक है। इफ यू नो यू नो, ठीक। थर्ड है हमारा कैरेक्टर पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होगी, ठीक है, जिसके पास कम ताकत है, कम तेज से भाग रहा है, वो पेनिट्रेट कैसे करेगा, वो बहुत लो पेनिट्रेशन होगा उसका, ठीक है, तो उसका पेनिट्रेशन बहुत लो होता है, ठीक है, उसका पेनिट्रेशन लो होगा, ठीक है। इनका पेनिट्रेशन क्या है, बहुत लो होगा, क्यों, क्योंकि इनके पास जो है 2 प्रोटॉन्स और 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है, इनके पास 2 प्रोटॉन्स और 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है। इनके पास इसीलिए लो पेनिट्रेटिंग पावर है, इतना भारी बोझा उठा के कहाँ तक दौड़ेंगे और कहाँ तक पेनिट्रेट करेंगे, ठीक है, तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम है, ठीक है। उसी तरीके से बीटा रेस क्या है, बीटा रेस की पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा रेस से तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि इनके पास चार्ज कम है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है, इनके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगी, और इसीलिए इनकी जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट बराबर होती है स्पीड ऑफ लाइट की, ठीक है। अब गामा रेस की बात करते हैं। गामा रेस तो भाई न्यूट्रल है, इनके पास कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो ये खटाखट भाग रहे हैं, तो खटाखट पेनिट्रेट भी कर देंगे, ठीक है। ड्यू टू देयर नॉन मटेरियल नेचर एंड वेरी हाई स्पीड ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ दीज आर ग्रेटर, ठीक है, इनके पास कोई मटेरियल नेचर नहीं है, मतलब नॉन मटेरियल है, ना ही इनके पास प्रोटॉन है ना ही इलेक्ट्रॉन है, तो नॉन मटेरियल है ये, ठीक है, जिसकी वजह से इनके पास बहुत ज़्यादा स्पीड है और बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है। दीज रेस कैन पेनिट्रेट 100 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट, ये तो एक कंपैरिजन के लिए आपको बताया गया था, वरना हमने देखा कि पेनिट्रेटिंग पावर इनकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद है आयोनाइजिंग पावर, ठीक है, आयोनाइजिंग पावर, ठीक है, आयोनाइज गैस कैसे करते हैं, तो ये अल्फा रेज जो होती है इनके पास बहुत हाई पावर होती है टू आयोनाइज गैस, ठीक है, इनके पास गैस को आयोनाइजेशन की जो पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है। बीटा रेस के पास थोड़ी सी कम होती है, और गामा रेस के पास काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, ठीक है, ये वीक आयोनाइजर हैं गैसेस के, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ जो है कैरेक्टर है हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा रेज जो होते हैं ये डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज प्लेट, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव होते हैं, लाइक रिपेल और अनलाइक या ऑपोजिट अट्रैक्ट, ठीक है, ऑपोजिट अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए डिफ्लेक्ट कर जाते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज प्लेट, ठीक है। उसी तरीके से बीटा क्या है, बीटा कैरी करते हैं नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ जाएंगे, ठीक है, और दोनों ही डिफ्लेक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। कौन नहीं डिफ्लेक्ट होता है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, जो मस्त मौला चला जा रहा है उसके पास कोई चार्ज ही नहीं है, ना नेगेटिव है वो ना पॉजिटिव है, जैसे कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर,
तो ये कबीर हैं, गामा जो है कबीर हैं, इनको किसी से मतलब नहीं है, किसी से डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं इनकी। और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर देखिए कितनी तेज है, इनके जो कपलेट्स हैं, इन्होंने जो दोहे बोले हैं कितने बेहतरीन बोले हैं। एक और सुनेंगे आप, चलिए सुना देते हैं। माया मरी नमन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरी मतलब माया, मतलब माया मोह भी नहीं मरी, बस क्या हुआ, शरीर मरते चले गए। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा मरी न तृष्णा मरी, कह गए दास कबीर। ठीक है, तो कबीर जी जो थे वो बेहतरीन थे, वो गामा रेस की तरह थे, एकदम न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, बस जो है मोमेंट में है। ठीक है, तो बस वही थे, गामा रेज वही है। और उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत बहुत ज़्यादा हाई थी, मतलब उनके जो दोहे थे बहुत ज़्यादा करीब थे दिल के सबके, और बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल गूढ़। ठीक है, जिसको समझने में लोग अपने पीएचडी कर डालते थे। ठीक है, तो ये गामा रेस की, ये भी गामा रेस की ही तरह थे। तो जो गामा रेज होती हैं डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी बातें कर ली। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या है, फिर हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग नेचर की बात करते हैं। अल्फा रेस का नेचर कैसा है, तो अल्फा रेस का नेचर पॉजिटिव है, क्योंकि इनके पास प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक है, काफ़ी भारी सामान है इनके पास, जिसकी वजह से क्या होगा, ये धीरे धीरे भागेंगे, वेलोसिटी कम होगी और पेनिट्रेट भी कर पाएंगे कम। ठीक है, कम पेनिट्रेशन पावर भी होगी। ठीक है, कम पेनिट्रेशन पावर भी होगी। ठीक है, ऐसे आप जोड़ के लिखिएगा। ठीक है, ऐसे आप जोड़ के समझ के याद कर लीजिएगा। बीटा रेस पे आते हैं। बीटा रेस पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है, इनके पास कम भार होता है, इसलिए जो इनकी वेलोसिटी होती है वो इक्वेलेंट होती है लाइट की वेलोसिटी के। ठीक है, लाइट की वेलोसिटी सी होता है, लाइट की वेलोसिटी होती है, तो सी की वेलोसिटी के बराबर होती है। ठीक है, और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होती है अल्फा रेस से, क्योंकि इनके पास सामान कम होता है, ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं। गामा रेस की बात करते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, ना इनमें पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, इसलिए पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, आयोनाइजिंग पावर अलग अलग, खाली आयोनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा अल्फा रेस की है, फिर बीटा रेस की है, और फिर गामा रेस की है। ठीक है, फिर इफेक्ट देखते हैं। तो अल्फा रेस क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन्स होल्ड करते हैं, तो ये किसकी तरफ भागेंगे, ये निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ भागेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में निगेटिवली चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागेंगे। ठीक है, निगेटिव चार्ज की तरफ भागेंगे। बीटा क्या है, बीटा निगेटिव है, बीटा निगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ भागेंगी। गामा क्या है, गामा कबीर है, न्यूट्रल है, ये किसी की तरफ नहीं भागेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो समझ में आए होंगे। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और उनको डिस्कस करेंगे कि अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने हम पानी में हैं।